जो लोग सांप द्वारा जिंदा निगले जा चुके हैं वे जानते हैं कि सांप केवल निगलता है, चबाता नहीं है। मैंने 1 मीटर लंबी ब्लैक मम्बा को जिंदा निगल लिया। हालांकि उसका आकार बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने उसे निगलने के लिए खुद पर बहुत काबू पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया में म्यूटेशन आने वाला है और 70% जीव म्यूटेशन राक्षसों में बदल जाएंगे। और यह ब्लैक मम्बा पिछली जिंदगी में एक भयानक शिकारी बन गई थी। म्यूटेशन से 3 घंटे पहले पुनर्जन्म लेकर मैं तुरंत क्लास से पहाड़ों की ओर भागा और पागलों की तरह इस ब्लैक मम्बा को खोजने लगा, क्योंकि इस जिंदगी में सिर्फ मैं इसकी भयावहता जानता था। पिछली जिंदगी में हर कोई सुपर 5 वॉरियर्स बनना चाहता था और यह तभी संभव था जब म्यूटेशन के बिना कवच की शक्ति जागृत होने की संभावना हो। पिछली जिंदगी में मैंने कवच जागृत करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन सफल नहीं हुआ और आधी जिंदगी संघर्ष करने के बाद अंततः म्यूटेशन जीवों द्वारा खा लिया गया। इसीलिए इस जिंदगी में मैंने एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। 2.5 घंटे बाद मुझे झाड़ियों के बीच एक पूरी तरह काली ब्लैक मम्बा दिखी, जो पेड़ की छाया में आराम कर रही थी, और मैं सोच रहा था कि इसे जिंदा कैसे निकलूं। तभी पास से एक बिल्ली के म्याऊं की आवाज आई। एक तगड़ी काली बिल्ली ने उस ब्लैक मम्बा को देख लिया था और वह दबे पांव उसकी ओर बढ़ी। जब दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से कम रह गई तो ब्लैक मम्बा अचानक उछली और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद घायल ब्लैक मम्बा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन बिल्ली उसे कैसे छोड़ती। उसने अपने पंजों से उस पर वार किया। जल्द ही ब्लैक मम्बा अधमरी हो गई और उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची। जब काली बिल्ली उसे खाने ही वाली थी, मैं अचानक झाड़ियों से बाहर निकला। बिल्ली डर गई और कुछ मीटर दूर जाकर मुझे घूरने लगी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अधमरी ब्लैक माम्बा को एक हाथ से उठा लिया। समय देखा तो 6:59 हो रहे थे। शुक्र है कि मैं समय पर पहुंच गया। वह बिल्ली अभी भी दूर खड़ी होकर मुझे गुस्से से घूर रही थी। अगर मैं नहीं आता तो वह सांप को खा रही होती, लेकिन मुझे पता था कि वह उसे नहीं खा पाती, क्योंकि 59 मिनट 30 सेकंड पर लेजर किरणें आने वाली थीं और तब तक ब्लैक मम्बा उसके लिए खाने लायक नहीं बचती। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे आखिरी 20 सेकंड में इस 1 मीटर लंबी ब्लैक माम्बा को निगलना था। 59 मिनट 30 सेकंड पर मैंने एक गहरी सांस ली और जब उलटी गिनती 20 सेकंड पर पहुंची तो आसमान का रंग चमकने लगा। मुझे पता था कि लेजर वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है, इसलिए मैंने बिना हिचकिचाए अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। मैंने अपनी मतली को रोका जब तक कि वह पूरी तरह अंदर नहीं चली गई और मैं महसूस कर सकता था कि ब्लैक माम्बा मेरे पेट के अंदर संघर्ष कर रही है। लेकिन उसी पल एक तेज लेजर किरण खामोशी से गुजरी और मेरे शरीर के अंदर एक धमाका हुआ। वह संघर्ष कर रही ब्लैक मम्बा मेरे शरीर के अंदर आग के सांप की तरह जलने लगी। मैं सफल रहा, मालिक। मेरे दिमाग में एक मासूम सी आवाज आई, मालिक, मैं वही ब्लैक माम्बा हूं जिसे आपने निगला है। आप तो पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं। आपकी यादों में पिछली जिंदगी बहुत पागलपन भरी थी। मैं इतनी शक्तिशाली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे निगलने का जोखिम उठाया। क्या तुम मेरी यादें देख सकते हो? मालिक, अब हम एक ही शरीर में हैं, लेकिन शरीर पर नियंत्रण आपका है। मुझे वाकई दुख है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। कोई बात नहीं, अब हम पिछली जिंदगी से भी ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है, अब से तुम्हारा नाम शाओयाओ होगा। इस जिंदगी के शासक हम ही होंगे। तभी दूर से एक दहाड़ सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो वही काली बिल्ली जो पहले ब्लैक मम्बा को पीट रही थी, अब एक रीढ़ की हड्डी वाले राक्षस में बदल चुकी थी। यह देखकर शाओयाओ ने दहाड़ लगाई और उस बिल्ली को घूरने लगी। बिल्ली ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने वार बचा लिया। जैसे ही शाओयाओ ने उस राक्षस का मांस खाया, मुझे अपने शरीर में गर्मी और कोशिकाओं की सक्रियता महसूस हुई। मैंने पिछली जिंदगी कल्टीवेशन विधि का प्रयास किया, लेकिन सूरज की रोशनी से ऊर्जा नहीं मिल रही थी के लिए शक्तिशाली मांस खाना जरूरी था। मालिक, अब हमें बदला लेने जाना चाहिए। पिछली जिंदगी में स्कूल में एक कीड़ा था जिसने आपको जानवर की तरह समझा था, है ना? चलिए उसे मार डालते हैं। शाओयाओ मेरी यादों के जरिए जानता था कि मैं उस शख्स से कितनी नफरत करता हूं। मेरा भी यही इरादा है। जिस व्यक्ति को मुझे मारना था वह मेरे ही स्कूल का लिन यून था, जो एक अरबपति समूह के मालिक का बेटा था और उसके दादा एक सैन्य अधिकारी थे। लेजर किरणों के गुजरने के 3 घंटे बाद तक बड़े पैमाने पर म्यूटेशन नहीं होनी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तो छुट्टी हो चुकी थी और छात्र बाहर निकल रहे थे। मैं अंदर नहीं गया और बाहर लिन यून के आने का इंतजार करने लगा।
वह अक्सर शाम 5:30 बजे अपने अमीर दोस्तों के साथ बाहर जाता था। मैं स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहा था। मेरे बाल सफेद हो चुके थे, ऊपर का शरीर नग्न था और छाती पर टैटू था। मैं एक अलग ही नजारा पेश कर रहा था। कुछ घंटों बाद तुम सब रोगे, मैंने मन ही मन कहा। तभी मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई दिया। लिन युन अपने अमीर दोस्तों के साथ हंसते हुए स्कूल से बाहर आ रहा था। उसे देखकर मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई। ये अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए मुझे राक्षसों के सामने धकेल देते थे, जिसके कारण मैंने अपनी 3 उंगलियां खो दी थीं और लगभग मर गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं तेजी से उनकी ओर बढ़ा। एक अमीर लड़के ने मुझे अपनी ओर आते देखा। बिना रास्ता दिए उसने डांटते हुए कहा, तुम कौन हो? कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। लिन युन ने मेरी ओर देखते हुए व्यंग्य किया। ये अजीब सा लड़का कहां से आया? वापस जाओ। मैंने बिना कुछ कहे उसके सामने एक कदम बढ़ाया और अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरी उस एक नजर ने 2 सुरक्षा गार्डों को इतना डरा दिया कि वे ठंडे पड़ गए और उनके कदम वहीं रुक गए। उसी पल मैंने अपना पैर चलाया और लिन युन दर्द से कराहते हुए पूरी तरह बेहोश हो गया। इससे मेरे चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। पिछली जिंदगी में बिना शक्तियों के भी मैं 8 साल तक इस म्यूटेशन वाली दुनिया में जीवित रहा था, इसलिए मेरे मन का अंधेरा मेरी हड्डियों तक पहुंच चुका था। इसे पकड़ो, एक सुरक्षा गार्ड ने अपने दांत पीसते हुए कहा और बिजली का डंडा लेकर मुझ पर झपटा। मेरी आंखों में क्रूरता की चमक आई और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह गार्ड किसी कटी हुई पतंग की तरह 10 किलोमीटर दूर जा गिरा और सीधे मौत के मुंह में चला गया। वहां मौजूद छात्र यह सब देखकर डर के मारे पीछे हटने लगे। सब यहां से चले जाओ, तुम लोगों में से केवल कुछ ही अगले 1 घंटे में जीवित बचेंगे। इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर मैं वहां से चला गया। शाम के 6 बज चुके थे। असली म्यूटेशन शुरू हो गया था। हर तरफ से चीखें और दहाड़ें गूंज रही थीं। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनका सिर फट गया और उसमें से एक डरावना मुंह निकल आया जिसने अपने ही साथियों को निगल लिया। कुछ पेड़ जो पत्तों से भरे थे पल भर में सूख गए और उनमें से डरावनी जड़ें निकल आईं जो पास से गुजरने वाले इंसानों को लपेटकर निगल रही थीं। इस समय मैं एक 88 मंजिला इमारत के ऑफिस में था और खिड़की से पूरे शहर को देख रहा था। सड़कों पर म्यूटेशन वाले राक्षस लोगों का शिकार कर रहे थे। यह बिल्कुल नरक जैसा था और मैं यहां सबसे धारदार हथियार लेने आया था, यह कटाना। इन घिनौने राक्षसों से खाली हाथ लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। चाओ याओ ने मुझसे पूछा, मालिक अब हम क्या करें? पहले कुछ रसद सप्लाईज जुटाएं या शहर के चिड़ियाघर में उस मंकी किंग का काम तमाम करें? तभी ऑफिस के बाहर से एक महिला की चीख सुनाई दी और एक प्रोफेशनल कपड़ों वाली महिला घबराते हुए अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर दिया। वह जमीन पर गिर गई और डर के मारे कांपने लगी। तुम कौन हो? उसने चेयरमैन के ऑफिस में एक अजनबी को और 4 राक्षसों की लाशों को देखा। मैंने बस एक नजर उस पर डाली और दरवाजे की ओर बढ़ा। वह महिला लड़खड़ाते हुए एक तरफ हट गई और मुझे ध्यान से देखने लगी। वह सोच रही थी कि क्या वह मेरा इस्तेमाल कर सकती है। उसने पहले भी अपने साथियों को धोखा दिया था और अब मुझे यहां देखकर फिर से उसके मन में खोट आ गया। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। ऑफिस के दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार हो रहे थे और राक्षसों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। डर के मारे उस महिला के पैर जवाब दे रहे थे। मैंने उसे नजरअंदाज किया और दरवाजा खोल दिया। वह फिर से जमीन पर गिर गई। तुरंत 2 कीड़े जैसे म्यूटेशन वाले राक्षस अपने नुकीले पंजों के साथ अंदर झपटे। मेरी तलवार म्यान से बाहर निकली और 2 ठंडी किरणों के साथ राक्षसों के सिर धड़ से अलग हो गए। ये देखकर महिला की आंखों में उम्मीद जागी और वह मेरी ओर दौड़ती हुई आई। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारी औकात क्या है? मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा और आगे बढ़ गया। बदले में मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगी। कृपया मुझे साथ ले चलो। वह मेरे सामने आई और कपड़े उतारने लगी। दूर हटो, इस कयामत में तुम जैसी बेकार औरत की कोई कीमत नहीं है। मैंने उसे लिफ्ट से बाहर किया और पहली मंजिल का बटन दबा दिया। लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची और दरवाजा खुला। 4 राक्षस सामने खड़े थे। इंसानों को देखकर वे दहाड़ते हुए झपटे। मैंने एक एक करके सबको काट दिया। यह तरबूज काटने जैसा आसान था। चाओ याओ ने पूछा, मालिक अब हम कहां जा रहे हैं? एक अंडरग्राउंड गैंग पर कब्जा करने। एक इंसान की ताकत सीमित होती है। उस गैंग में 6-7 चाओ वू योद्धा हैं। मैं हुआंगटियन मैंशन से बाहर निकला और अंधेरे में ओझल हो गया।
जैसे जैसे चाओयाओ राक्षसों की लाशों को खा रहा था, मेरी भूख मिट रही थी। चाओयाओ का खाना मतलब मेरा खाना था। अब मैं शायद इंसान नहीं रह गया था। जब से मैंने अपने पीछे के जुड़वां ड्रैगन को सक्रिय किया था, राक्षस भी मुझ पर हमला करने से डर रहे थे। भूख तो मिट गई थी, लेकिन प्यास लगी थी। तभी दूर एक सड़क से गोलियों की आवाज आई। मैं कुछ ही पलों में उस गली में पहुंच गया जहां सुपरमार्केट के गेट पर 20-30 हथियारबंद सैनिक हर दिशा में गोलियां चला रहे थे और राक्षसों की भीड़ का सामना कर रहे थे। गोलियों की आवाज और राक्षसों की दहाड़ एक हो गई थी, लेकिन इतने सारे म्यूटेशन राक्षसों के सामने, जिन्हें मारने के लिए कभी कभी दर्जनों गोलियां चलानी पड़ती थीं, वे सैनिक घबरा गए थे। अचानक अंधेरे से एक नुकीला अंग, टेंटिकल, बाहर निकला और उसने 3-4 सैनिकों को चीर दिया और उन्हें खींच ले गया। कैप्टन वू रुई का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उन्होंने उस अंधेरे की ओर 2 ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सुपरमार्केट के अंदर 100 से ज्यादा जीवित बचे लोग एक साथ दुबके हुए बाहर की आवाजें सुन रहे थे और कांप रहे थे। जैसे ही सेना की गोलियां खत्म होने वाली थीं, हमला करने वाले राक्षस अचानक रुक गए और रास्ता छोड़ दिया। सैनिकों ने डरते हुए उस अंधेरे की ओर देखा। तभी उन्होंने देखा कि सैकड़ों राक्षसों ने एक रास्ता बनाया है, जिससे सैनिक घबरा गए। उन्हें लगा कि कोई शक्तिशाली बॉस आ रहा है, लेकिन तभी उन्होंने एक इंसान को देखा जिसके पीछे 2 भयानक काले ड्रैगन थे। वह जहां से भी गुजरता, कोई म्यूटेशन राक्षस उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। मैं इंसान भी हूं और राक्षस भी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस पानी पीने आया हूं। मैं राक्षसों की भीड़ को पार करते हुए सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। इतने राक्षसों को निगलने और ड्रैगन का शरीर होने के कारण अब गोलियां भी मेरे शरीर को भेद नहीं सकती थी। इसलिए उन 20-30 बंदूकों के सामने मैं ऐसे चल रहा था जैसे वे वहां हो ही नहीं। अगर उन्होंने मुझ पर गोली चलाई होती तो मैं पल भर में उन्हें खत्म कर देता। कैप्टन वू रुई ने मेरा नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। चाओयाओ द्वारा राक्षसों को निगलने के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही थी। सैनिकों ने बताया कि वे किसी बड़े आदमी को बचाने आए हैं, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। सुपरमार्केट के अंदर लोग मुझे देखकर डर गए। मैंने फ्रिज से पानी निकाला और एक के बाद एक 20 बोतलें पी लीं। तब जाकर मुझे थोड़ा संतोष मिला। वहां मौजूद सैनिक और लोग मुझे किसी राक्षस की तरह देख रहे थे। तभी एक लंबा लड़का चिल्लाया। उसकी हथेली पर काले रंग का 9 कोनों वाला सितारा चमक रहा था। उसने दहाड़ मारी और देखते ही देखते एक गहरा काला कवच उसके शरीर पर आ गया। वह पहला चौवू योद्धा था जो मुझे चुनौती देने आया था। उसने अपनी लाइट स्वॉर्ड निकाली। चौवू कवच ताकत और सुरक्षा में बेजोड़ था और वह हथियार भी बुला सकता था। पिछली जिंदगी में मैं इन योद्धाओं से बहुत ईर्ष्या करता था, लेकिन वह पिछली जिंदगी की बात थी। अब मेरा शरीर किसी भी कवच से ज्यादा शक्तिशाली था। उस योद्धा ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मेरी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन्स ने उसकी गर्दन दबोच ली। कैप्टन वू रुई और बाकी सब यह देखकर दंग रह गए। मैंने चेतावनी दी और वहां से निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर के राक्षस मेरे रास्ते से हट गए, क्योंकि मैं उनके लिए एक ऊंचे स्तर का जीव था। तभी अंधेरे से एक विशाल राक्षस निकला और उसने अपनी जड़ों से हमला किया। मैंने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस विशाल राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। चाओयाओ ने खुशी खुशी उसे खाना शुरू कर दिया। अब मेरी मंजिल शहर का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड गैंग, ब्लैक ड्रैगन गैंग था, जहां एक और योद्धा अपनी ताकत के नशे में चूर था। वहां मौजूद 3 अपराधी जिन्होंने X5 कवच जागृत किया था, खुशी से हंस रहे थे। तभी बंदी बनाई गई चू मेंगची के शरीर पर X5 बर्फ का कवच जागृत हो गया और पल भर में वह चांदी जैसे सफेद कवच से ढक गई। उसी समय बाहर से एक खून से लथपथ आदमी किसी तोप के गोले की तरह अंदर घुसा। ज़ाओहू का चेहरा उतर गया और उसने तुरंत ब्लैक टाइगर कवच पहन लिया। बाकी नेताओं ने भी अपना कवच पहना और मुझे घूरने लगे। मैंने सबको नजरअंदाज किया और सीधे पानी की मशीन की ओर बढ़ गया। जैसे मुझे ये कवच पहने लोग दिख ही नहीं रहे थे, मैंने पानी की पूरी टंकी उठा ली और उसे गटागट पी गया। अपनी प्यास बुझाने के बाद मैंने खाली ड्रम नीचे फेंका और वहां मौजूद सभी चौवू योद्धाओं को देखा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, सब साथ आ जाओ, तुम सबको बस मेरा सेवक बनना होगा। याद रहे, सेवक न कि सिर्फ मामूली साथी। मैंने चौथे लीडर को अपनी ओर तेजी से हमला करते देखा। उसकी गति बहुत तेज थी। वह पलक झपकते ही मेरे सामने था, लेकिन मेरी आंखों में वह बहुत धीमा था।
मैंने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना हाथ उठाकर उसकी लाइट स्वॉर्ड को नंगे हाथों से पकड़ लिया और उसे एक भयानक लात मारी। मेरी उस खौफनाक ताकत से उसका कवच चकनाचूर हो गया और वह दीवार से जा टकराया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। माफ करना, ताकत पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मैंने उसकी लाश को देखकर कहा और बाकी लोगों की ओर मुड़ा, क्या तुम भी मेरी ताकत का अनुभव करना चाहते हो? 1 मिनट के अंदर फैसला करो। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया था। वे जानते थे कि अगर मैं उनके चौथे भाई को इतनी आसानी से मार सकता हूं तो वे सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैंने स्पष्ट किया कि मुझे उनकी जरूरत सिर्फ इसलिए है ताकि वे मेरे लिए शुद्ध पानी इकट्ठा कर सकें, जबकि मैं बाहर जाकर राक्षसों का शिकार करूं। अगर ऐसा न होता तो मैं शहर के सबसे बड़े चिड़ियाघर में जाकर उस मंकी किंग को अब तक निगल चुका होता। झाओहू समझ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने बाकी साथियों के साथ झुककर मेरा स्वागत किया। मेरी नजर चू मेंगशी पर पड़ी। उसने कहा कि वह इस गैंग की सदस्य नहीं है, उसे अपहरण करके लाया गया था। मैंने साफ कह दिया, तुम जो भी हो, अगर यहां हो और एक चाओवू योद्धा हो तो तुम्हें मेरी सेविका बनना ही होगा। इनकार का अंजाम उसे पता था। बहुत अच्छा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूं कि पाताल से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैंने कहा, और मेरी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन्स ने एक खौफनाक दहाड़ लगाई। पिछली जिंदगी में मैं 8 साल तक दूसरों के अधीन रहा था, लेकिन आज दूसरों की किस्मत का फैसला करने का यह एहसास वाकई अद्भुत था। चू मेंगशी ने कहा, मालिक, मुझे एक बार अपने घर जाना है। मुझे अपने परिवार की चिंता है। मैंने उसे अनुमति दे दी। यह अड्डा अब हमारा केंद्र होगा। जब तक वे पर्याप्त शुद्ध पानी लाते रहेंगे, मैं उनकी आजादी में दखल नहीं दूंगा। चू मेंगशी के जाने के बाद झाओहू ने संदेह जताया कि वह वापस नहीं आएगी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। उसने सम्मान के साथ पूछा, मालिक, क्या आपने सफलतापूर्वक म्यूटेशन को झेल लिया है? आप वाकई अद्भुत हैं। मैंने जवाब दिया, म्यूटेशन को कोई नहीं झेल सकता। मेरे लिए एक कमरा तैयार करो, मुझे नहाना है। ब्लैक ड्रैगन गैंग में 100 से ज्यादा सदस्य थे, लेकिन आधे राक्षस बन चुके थे। अब केवल 6 चाओवू योद्धा बचे थे। बाहर शहर में इंसानों और म्यूटेशन वाले राक्षसों के बीच कत्लेआम जारी था। राक्षसों में भी कई श्रेणियां थीं, साधारण, कैलेमिटी और किंग प्रजातियां। साधारण राक्षसों को मारना संभव है, लेकिन कैलेमिटी प्रजाति से निपटना मुश्किल है। ट्रू स्पीसीज और भी भयानक होते हैं। वे बुद्धिमान होते हैं और साधारण म्यूटेशन जीवों को नियंत्रित करते हैं। वे राक्षसों के बीच एक लॉर्ड की तरह होते हैं। इसके ऊपर किंग स्तर के जीव आते हैं जो म्यूटेशन जीवों के राजा होते हैं। उनकी एक दहाड़ लाखों लोगों का अंत कर सकती है। और अंत में आते हैं डिजास्टर लेवल के जीव, जिनमें ब्लैक मांबा इसी श्रेणी में आती है। यह असली शासक है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। एक बार जब कोई डिजास्टर लेवल का जीव प्रकट होता है तो वह मानवता के लिए पूर्ण विनाश लेकर आता है। पिछली जिंदगी में 10 लाख लोगों वाले एक सुरक्षित ठिकाने को ऐसे ही एक जीव ने तबाह कर दिया था, जहां न जाने कितने चाओवू योद्धा मारे गए। तब जाकर उसे बमुश्किल पीछे धकेला जा सका। डिजास्टर लेवल में भी ताकत का अंतर होता है, और मैंने ब्लैक मांबा से जो ब्लैक ड्रैगन बनाया है वह इस श्रेणी का सर्वोच्च शासक है, जिससे न तो राक्षसों को और न ही चाओवू योद्धाओं को कोई खतरा पैदा करने की क्षमता है। इस समय दुनिया के 10 से अधिक चाओवू योद्धा चारों ओर से हमला कर रहे म्यूटेशन राक्षसों का सफाया कर रहे हैं। उनमें सबसे आगे जो योद्धा है उसका कवच तोप जैसे लोहे का बना है। वह एक भारी हथियार लेकर राक्षसों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। कमांडर चू बेक्वन, इस तरह काम नहीं चलेगा। राक्षस बहुत ज्यादा हैं और भाइयों की ताकत कम हो रही है। हमें भूमिगत आश्रय स्थल में वापस जाना चाहिए। चू बेक्वन अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे और उन्हें डर था कि वह राक्षसों का शिकार हो चुकी है। तभी अंधेरे से बर्फ के कवच वाली एक महिला निकली। उसके पास बर्फ का धनुष था और वह थक कर चूर थी। यह चू मेंगशी थी जो बड़ी मुश्किल से लड़ते हुए वापस आई थी। चू बेक्वन ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया और वे उस सुरक्षित आश्रय स्थल में घुसे जो परमाणु युद्ध तक झेल सकता था। वहां उन्होंने सुमू को रसद की जांच करने का काम सौंपा। चू बेक्वान अपनी बेटी को लेकर गहराई में गए, जहां चू मेंगशी ने संक्षेप में बताया कि वह मुझसे मिली थी और वह वहां ज्यादा नहीं रुक सकती। उसके पिता ने कहा कि अब जब वह वापस आ गई है तो उसे फिर से उस राक्षस के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का इंतजार करें।